बागी 4 मूवी को उसके टीजर और ट्रेलर से ही बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और इसी वजह से आपको सोशल मीडिया पे उसके मूवी रिव्यूज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो से तो प्लीज़ ये वीडियो अभी छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक नहीं बल्कि एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से इस मूवी को रिव्यू किया जाएगा। टाइटल में आपने पढ़ा होगा वो रीमेक वर्ड, और बहुत लोगों को लगा होगा कि इसमें तो स्टोरी साजिद नडियाडवाला की है, पर ओरिजिनली ये मूवी रीमेक है 2013 की एक तमिल मूवी आइंथू 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 की, जो कि यूट्यूब पे हिंदी डब पे भी अवेलेबल है। हाँ, ये अलग बात है कि इन लोगों ने इसके राइट्स खरीदे होंगे, पर क्योंकि रीमेक के नाम से ही लोग चिढ़ जाते हैं, इस वजह से मेकर्स ने ये नहीं बताया होगा कि ये रीमेक है। तो बात करूं अगर कहानी की, तो कहानी लगभग वही सेम है जो कि उस मूवी की थी, सिर्फ सेकेंड हाफ में इन्होंने कुछ ट्विस्ट में चेंज लाए हैं, बाकी पूरी कहानी वैसे ही है। रोनी प्लेड बाय टाइगर श्रॉफ एक नेवी ऑफिसर होता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और 7 महीने बाद जब वो कोमा से वापस आता है तो उसकी जिंदगी पूरी बदल गई होती है। उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड थी अलीसा नाम की, जो कि प्ले किया है हरनाथ संधू ने, लेकिन उसके भाई जीतू, पुलिस अफसर उपेंद्र लिमाई और डॉक्टर सबको लगता है कि रोनी हेलुसिनेट कर रहा है और ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या अलीसा एग्जिस्ट करती है या नहीं, और इसमें संजय दत्त का क्या रोल है, और बाकी सब कहानी कैसे अनफोल्ड होती है, वही मूवी की स्टोरी है। मूवी का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ज्यादा मूड ऑफ कर देता है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट सीन दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रैक्टिकल लगता है। हाँ, मूवी में लॉजिक नहीं ढूंढनी चाहिए, पर एटलीस्ट अगर हाईवे में एक्सीडेंट हुआ है तो कार हाईवे में गिरनी चाहिए, पर यहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट होता है और कार जाके गिरती है रेलवे ट्रैक पे, जैसे कार गिरी नहीं हो, उसे लेके वहां पे रखा गया हो। ये चीज थोड़ा मूड ऑफ जरूर करती है, पर उसके बाद कहानी जैसे अनफोल्ड होती है वो अच्छा लगता है। रोनी के हेलुसिनेशन वाले जो सीक्वेंस है वही चलते रहते हैं, वो हेलुसिनेट करता है या नहीं वही प्रूव करने की कोशिश चलती रहती है। इसी बीच बैकग्राउंड में शुरू हो जाती है रोनी और एलिसा की कहानी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील होती है। फिर जब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है तब वहां पे एक बहुत बढ़िया एक्शन सीन होता है। हाँ, उस सीन को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे एनिमल की कॉपी कह के, पर वो सीन कहीं से भी एनिमल की कॉपी नहीं लगता। सिर्फ वो मास्क वाले जो मैन है वो थोड़ा रिजेंबल करते हैं एनिमल को, पर उनको भी अच्छी तरह से सेटअप किया गया है मूवी के पहले 10 मिनट में। इसलिए जब इंटरवल ब्लॉक से पहले वो सीक्वेंस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिकल लगता है, और वहां पे जो एक्शन भी दिखाया गया है वो भी बेहतरीन दिखाया गया है, उसे बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है। जबकि एनिमल मूवी में वो जो मास्क वाले बंदे आते हैं उनका कोई लॉजिक दिखाया नहीं गया था, पर यहाँ पे वो लॉजिक एटलीस्ट वो दिखाते हैं। इसके बाद इंटरवल ब्लॉक पे संजय दत्त का भी इंट्रोडक्शन होता है और कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर सेकेंड हाफ के शुरू होते ही एक कैरेक्टर की मौत होती है, और उसे जहाँ पे शूट किया गया है वो बहुत ज्यादा फेक लग रहा था, क्योंकि वो एक स्टूडियो में शूट किया गया है पर उसे दिखाया गया जैसे एक खेत के बीच उसे शूट किया गया हो। उसके बाद जो भी रिविलेशन होता है वो स्टोरी वाइज कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो शायद वो थोड़ा शॉक वैल्यू भी दे सके। फिर संजय दत्त की भी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करती। वहीं पे अगर आप ओरिजिनल मूवी देखो तो वहां पे ये रोल सुदेश बेरी ने किया था, और वो स्टोरी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लगती है और आप उस कैरेक्टर के लिए फील भी करते हो। हालांकि वो विलियन है फिर भी फील करोगे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा संजय दत्त ने बोला कि उन्हें ये काम करने के बाद वास्तव मूवी की याद आई, तो वैसा कुछ यहाँ पे उस कैरेक्टर में नहीं था। और क्लाइमेक्स एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा रूटीन है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो टाइगर श्रॉफ की वार 2 के बाद अगर कोई सबसे अच्छी मूवी है तो वो है बागी 4, क्योंकि यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो जब भी एक्शन करते हैं या फिर कोई इमोशनल सीन भी है वहां पे भी टाइगर श्रॉफ ने बहुत अच्छा काम किया है। ये डायरेक्टर ए हर्षा का कमाल है कि यहाँ पे उन्होंने टाइगर श्रॉफ को एक मासी अवतार दिया है जो कि कुछ अलग लगता है टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्मों से। संजय दत्त की प्रेजेंस तो बहुत बढ़िया लगती है, पर
उनको जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो थोड़े क्रिंज जोन में जाते हुए दिखते हैं। उनके फाइटिंग सीक्वेंस भी इतने कुछ खास नहीं लगते। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में संजय दत्त और हरनाथ संधू का एक फाइटिंग सीक्वेंस है, वो तो बहुत ही बेकार है। बात करूं हरनाथ संधू की, तो फर्स्ट हाफ में तो वो बहुत ही मेडियोकर लगती है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल नेक्स्ट डोर गाल वाला उनका रोल है। पर सेकेंड हाफ में वो और ज्यादा बुरी एक्टिंग करती है, वो रोल उनपे जरा सा भी सूट नहीं होता। और जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करती है, पूछो ही मत, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। सोनम बाजवा भी यहाँ पे नजर आती है और उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक से लगती है। बाकी सभी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है। कोई थोड़ा बहुत ज्यादा लाउड लगता है तो कोई थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है, फिर भी चल जाता है। बात करूं वीएफएक्स की, जिसकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, हाँ वो वीएफएक्स यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। और अगर कहानी में और ज्यादा पकड़ होता तो शायद वो वीएफएक्स पार्ट भी इग्नोर हो पाता, क्योंकि कहानी में जो कोर इमोशंस है उसको अच्छी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया है। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है इस मूवी की। गानों की तो पूछो ही मत, अचानक से सब गाने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। हाँ, गाने सुनने में ठीक ठाक लगते हैं, पर उनकी प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द प्लेस है और बहुत ही अननेसेसरी है। ओवरऑल बागी 4 एक एवरेज मास मसाला मूवी है, जिसे आप थिएटर में एक बार एंजॉय कर सकते हो, अगर आप थिएटर में कुछ नेगेटिविटी के साथ एंटर नहीं करते तो। बाकी ओटीटी में ये मूवी इतना मजा नहीं देगा। मूवी में बहुत सारी खामियां हैं, पर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है थिएटर पे ही। मेरी तरफ से इस मूवी को 2 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।